वेलकम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मार्क्सवादी। तो आज हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद के बारे में। इससे पहले मैंने उदारवाद के बारे में लेक्चर बना चुका है। पूरा जो सिलेबस चल रहा है हमारा वो इग्नू के नोट्स के अकॉर्डिंग है, जो कि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बीए पीएसएच 101 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। और आज हम हमारा यूनिट 4 है, तो आज मार्क्सवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ में बांटा गया है उद्देश्य, प्रस्तावना, मार्क्सवादी क्या है, मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य क्या है, मतलब इस इकाई के बारे में आप पढ़कर आप क्या जान पाओगे कि मार्क्स क्या है, मार्क्सवाद क्या है और इसके प्रतिपादक मतलब मार्क्सवाद के सिद्धांत किस प्रकार से हैं और उनके व्यवहार के बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है। इस दर्शन के बुनियादी तत्व जैसे द्वंद्वात्मक पद्धति क्या होती है, ऐतिहासिक पद्धति क्या होती है मार्क्सवाद की, भौतिकवाद क्या होता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में जान पाएंगे। वर्ग संघर्ष क्या होता है, क्रांति, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व और साम्यवाद इस इकाई में विस्तार से चर्चा की जाएगी। ठीक है। और समाजवाद में मार्क्सवाद के सूत्र जैसे काल्पनिक समाजवाद की चर्चा कर पाएंगे। मार्क्सवाद के बुनियादी परिकल्पनाओं का आंकलन, वर्णन तथा चर्चा कर सकेंगे। और मार्क्सवादी सिद्धांत के दूसरे प्रमुख अंग जैसे अलगाव और स्वतंत्रता के सिद्धांत की विवेचना कर पाएंगे। मार्क्सवाद की समीक्षा और इसकी समकालीन प्रासंगिकता की विवेचना कर पाएंगे। तो देखिए, जो उद्देश्य है वो एक प्रकार से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मार्क्सवाद की बुनियादी परिकल्पनाओं का आकलन एवं वर्णन कर चर्चा करें और मार्क्सवाद की समीक्षा, इसकी समकालीन प्रासंगिकता की विवेचना करें। ये मतलब क्वेश्चन के रूप में आपको आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना क्या बोलते हैं। इस लेक्चर का प्रस्तावना में ये बोला गया है मार्क्सवाद क्या है। तो इस इकाई का उद्देश्य मार्क्सवाद के सिद्धांत का परीक्षण और व्याख्या करना है, जो कि इस युग की सबसे क्रांतिकारी विचारधारा है। अभी जो सबसे क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में कौन कौन सी विचारधारा है, जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवादी विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा है, जो उस समय 19वीं 18वीं शताब्दी के समय, 19वीं 20वीं शताब्दी के समय कौन कौन से जो विचारधारा उनके कारण विश्व में परिवर्तन हुए, वे उनमें से मुख्य विचारधारा कौन सी है, मार्क्सवादी विचारधारा है। उदारवाद के साथ मार्क्सवाद हमारे समय सबसे प्रमुख दार्शनिक श्रेणी में आते हैं। मतलब उदारवाद को तो हमने पढ़ा ही है, इससे पहले हमने लेक्चर बनाया है। और उदारवाद के साथ मार्क्सवाद हमारे समय में सबसे प्रमुख दर्शन की श्रेणी में आते हैं। मतलब मार्क्सवाद भी एक प्रमुख दर्शन की श्रेणी में आते हैं। उदारवाद, आदर्शवाद, राजनीति विज्ञान की तीन महत्वपूर्ण है। अगर आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उदारवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है। ये जो है बेसिक स्तंभ है राजनीति विज्ञान के। ठीक है। वेपर ने राज्य के संबंधी विभिन्न विचारधाराओं, राजनीतिक विचारधाराओं को तीन भागों में बांटा है, जैसे मशीनरी रूप में, यांत्रिकी रूप में और वर्ग के रूप में। अब जो वेपर है उन्होंने तीन भागों में बांटा है राज्य के संबंधी विचारधाराओं को। तो जो जैविक विचारधारा है उन्होंने जो बांटा है कि जैविक विचारधारा किसका रूप है, आदर्शवाद का। जैसे कि हमने पहले देखा कि तीन जो रीढ़ है, आदर्शवाद है, उदारवाद है, मार्क्सवाद। तो जो वेपर ने तीन विचारधाराओं में बांटा है, एक जैविक, यांत्रिकी और वर्ग। तो जो जैविक विचारधारा है वो किससे संबंध रखता है, आदर्शवाद से। यांत्रिकी विचारधारा किससे संबंध रखता है, उदारवाद से। और वर्ग की विचारधारा किससे संबंध रखता है, मार्क्सवाद से। इस इकाई को मार्क्सवाद की परिभाषा, काल्पनिक और वैज्ञानिक समाजवाद, क्रांतिकारी विकासवादी समाजवाद, इसके मुख्य सिद्धांतों की समीक्षा तथा निष्कर्ष के रूप में विभाजित किया गया है। ठीक है। अब इस लेक्चर में आपको कुछ कुछ शब्द बार बार रिपीट होते आएंगे, जैसा कि बुजुर्गा वर्ग क्या है, क्रांतिकारी क्या है और मतलब सर्वहारा वर्ग क्या है। तो बुजुर्गा वर्ग क्या है, जो अमीर वर्ग है, वो उसको मार्क्स ने इलाइट क्लास बुजुर्गा वर्ग बोला है। और जो प्रोलिटेरियन मतलब सर्वहारा वर्ग है वो मजदूर वर्ग के रूप में मार्क्स ने इसमें बताया है। ठीक है। तो ये दो वर्ग के बीच जो संघर्ष होता है सर्वहारा वर्ग का बुजुर्गा वर्ग के विरुद्ध, वही मार्क्सवाद है। ठीक है। अब जानते हैं मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद समानतः जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के विचारों को दर्शाता है। ठीक है।
मार्क्सवाद क्या है कि जर्मन दार्शनिक हैं, एक जर्मनी के एक फिलोसोफर कार्ल मार्क्स, जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स है। और लेकिन जो मार्क्सवादी जो जिनको बोला जाता है वो सिर्फ मार्क्स के विचारों पर मतलब मतलब समर्थित नहीं है। जो भी आप मार्क्स की विचारधारा पढ़ रहे हैं वो केवल मार्क्सवाद में मार्क्स की विचारधारा नहीं होते, इसके अलावा बहुत सारे विचार और अलग होते हैं। मार्क्सवाद विचारों के उस भाग को प्रकट करता है जो मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स के विचारों में समाहित है। मतलब मार्क्सवाद किन विचारों को प्रकट करता है जो कार्ल मार्क्स के विचारों में ज़्यादातर देखा गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, ये दो मेन जो है और उनके समर्थक शामिल हैं, ठीक है। दो फिलोसफर या पॉलिटिकल थिंकर्स बोले जा सकते हैं, फ्रेडरिक एंगल्स और मार्क्स। इनके विचारों से मार्क्सवाद का उदय माना जा सकता है। हालांकि मतलब जो अपने आप को मार्क्सवादी के नाम से पुकारते हैं, अब जो मार्क्स को फॉलो किए उनको क्या बोला जाता है, मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मार्क्सवाद एक जीवन दर्शन है। मार्क्सवाद विचारक लगातार मार्क्स दर्शन को अपने योगदान देते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मार्क्स मर गए परंतु मार्क्सवादी अभी भी जीवित है। मार्क्स क्या है, मार्क्सवाद मतलब एक विचारधारा, जैसे गांधीवादी आपने सुना होगा। तो मार्क्स के मरने से भी मार्क्सवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मार्क्सवाद मतलब अभी भी जीवित है, मूर्त रूप में अभी भी विद्यमान है, ऐसा बोला गया, ठीक है। मार्क्सवादी दर्शन कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले भी अस्तित्व में था। इस बारे में इसमें बताया गया है कि मार्क्सवाद मतलब मार्क्स का जन्म कब हुआ, 1818 में। तो मार्क्स का जन्म से पहले भी मार्क्सवादी विचारधारा पहले विद्यमान थी। और इस कारण डेविड मैकक्लेलन ने मार्क्सवाद पर 3 पुस्तकें लिखी। डेविड मैकक्लेलन कौन थे, पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने मार्क्सवाद के बारे में 3 पुस्तक लिखी। मार्क्सिज्म बिफोर मार्क्स, थॉट ऑफ मार्क्स और मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स, मतलब मार्क्स से पहले मार्क्स की विचारधारा क्या थी मार्क्सवाद की, और मार्क्स के बाद में मार्क्स की विचारधारा क्या थी, और थॉट ऑफ मार्क्स मतलब मार्क्स की विचारधारा क्या थी। ये 3 चीज़ों के बारे में डेविड मैकक्लेलन ने अपने पुस्तक में वर्णन किया है, ठीक है। उसी प्रकार पोलिस विचारक लेस्जेक कोलाकोस्किन मार्क्सवादी के 3 पुस्तक लिखे हैं। इन्होंने भी 3 पुस्तक लिखा और इन्होंने भी यही माना कि जो मार्क्सवादी है विचारधारा वो केवल कार्ल मार्क्स के विचारों से सीमित नहीं है, उनके विचारों से मतलब ब्रॉड लेवल तक मार्क्सवाद को देखा गया है। अब इसमें बताया गया है कि कल्पना, मतलब आपको इसमें 2 चीज़ें और पढ़ना है मार्क्सवादी विचारधारा के बाद, कि काल्पनिक और वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है। क्योंकि समाजवाद के आने से ही मार्क्सवाद का उदय हुआ, या समाजवाद जिस टाइम समाजवादी था तो किस प्रकार समाजवादी नहीं था जिस टाइम, तो किस प्रकार समाजवाद की स्थापना की जाए उसका सिद्धांत मार्क्सवाद ने दिया है। इसलिए काल्पनिक और वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में आपको समझना जरूरी है। तो जैसा कि हमने पहले कहा जा चुका है कि मार्क्सवाद का अस्तित्व मार्क्स से पहले था। ये पहले के समाजवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो जो कार्ल मार्क्स के विचारों के पहले जो जिस प्रकार की मार्क्सवादी विचारधारा थी उन्हें समाजवादी विचारकों के रूप में जाना जाता है। कार्ल मार्क्स उन्हें काल्पनिक समाजवाद के रूप से पुकारते हैं। अब कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं उनको, जो मार्क्स के पहले विचारधारा के रूप में जाने जाते हैं उनको काल्पनिक समाजवाद के रूप में क्या उनको वर्णन करते हैं मार्क्स। काल्पनिक मतलब होता है आपने कुछ सोचा और उसको लागू लागू नहीं किया है, आपने सिर्फ सोचा है, वो होता है काल्पनिक, ठीक है। यूटोपिया जिसको बोलते हैं, ये काल्पनिक थे क्योंकि उन्हें सामाजिक बुराइयों की पहचान थी लेकिन उनका निदान गलत था। मतलब ये कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, काल्पनिक इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि इनको सामाजिक बुराइयों की पहचान थी। जैसे कि कोई एक बुराई है समाज की, जैसे सती प्रथा को मान लेते हैं, आपको इस बुराई की पहचान है लेकिन उसका आप समाधान जो निकाल रहे हैं वो गलत निकाल रहे हैं, ठीक है। अतः अव्यावहारिक था, मतलब ये धरातल पर लागू नहीं किया जा सकता, उसको अव्यावहारिक बोलते हैं। अतः वे काल्पनिक कहे जाते हैं जहाँ कोई शोषण नहीं था, लोग खुश थे। यूटोपिया शब्द मतलब ये जो काल्पनिक है वहाँ कोई शोषण नहीं था, ये मानते हैं कि वहाँ किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं थी, कल्पना लोक में जीते हैं, ठीक है। ऐसा समाज जो एकदम अच्छा हो उसको यूटोपिया समाज बोला जाता है। तो यूटोपिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, थॉमस मोर की यूटोपिया नामक उपन्यास से हुई, ठीक है। यूटोपिया शब्द एक काल्पनिक द्वीप को सूचित करता है जहाँ एक दोष रहित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणाली का अस्तित्व हो।
यूटोपिया समाज क्या बोलता है कि जहाँ दोष रहित, मतलब ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें कोई बुराइयां नहीं होना चाहिए, ऐसी आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था होनी चाहिए राज्य की जिसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक प्रणाली का अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए कि जिसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ये यूटोपिया वाले मानते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख काल्पनिक समाजवादी विचारक। काल्पनिक समाजवादी विचारक कौन कौन है? अभी हमने जाना काल्पनिक समाजवादी विचारक के बारे में, इसके आगे हम वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में जानेंगे। तो काल्पनिक विचारक के समर्थक कौन कौन है? रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरियर, लुइस ब्रॉस, सेंट साइमन, सिसमोंडी और प्राउधॉन, ठीक है। अब हम इसके बाद वैज्ञानिक विचारधारा के बारे में, समाजवाद के बारे में बात करेंगे। यह वैज्ञानिक है क्योंकि यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विज्ञान प्रणाली के द्वारा इतिहास की आर्थिक विवेचना प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि जो भी इनका आधार होता है वो वैज्ञानिक आधार होता है वैज्ञानिक समाजवाद का। ये डायलेक्टिकल मेथड का यूज करते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, ठीक है। यह शोषण के सच्चे कारणों की व्याख्या करते हैं, मतलब ये वैज्ञानिक समाजवाद क्या देखते हैं कि समाज में किस प्रकार से शोषण हो रहा है उसका ये व्याख्या करते हैं और वैज्ञानिक रूप से उसका निदान का प्रस्ताव भी देते हैं, ठीक है। उनका मतलब आपने समाज के कारणों का, मतलब बुराइयों का पहचान किया और उसका निदान करने के लिए वैज्ञानिक रूप से समाधान दिया, वो क्या होता है वैज्ञानिक समाजवाद। यह वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष के न सिर्फ वैज्ञानिक कारण बताता है, मतलब वर्ग का विभाजन किस प्रकार से हो रहा है और वर्ग के बीच कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष किस प्रकार से हो रहा है उस बारे में वैज्ञानिक संघर्ष को बताता है, परंतु वर्ग विहीन और शोषण विहीन की स्थापना के लिए वैज्ञानिक समाजवाद क्रियाविधि भी बताता है, मतलब किस प्रकार से समाज में वर्ग विहीन समाज स्थापित किया जा सकता है और शोषण विहीन समाज स्थापित किया जा सकता है, उसका ये वैज्ञानिक क्रियाविधि बताता है। कौन बताता है? जो वैज्ञानिक समाजवादी, ठीक है। अब दोनों के बारे में हमने जाना, काल्पनिक और वैज्ञानिक समाजवादी। अब आगे बात करते हैं विकासवादी और क्रांतिवादी समाजवाद। अब ये जो इसमें हमने क्या जाना, काल्पनिक और वैज्ञानिक में, काल्पनिक वाले सोचते हैं सिर्फ, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, मतलब समस्या का समाधान तो देख रहे हैं किंतु उसका निदान वो गलत निकाल रहे हैं। और वैज्ञानिक समाजवादी क्या बोलते हैं कि वैज्ञानिक समाजवादी ये बोलते हैं कि आपने समस्या का समाधान निकाला जो कि वैज्ञानिक तरीके से निकाला, ठीक है। ये शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के वैज्ञानिक क्रियाविधि को बताते हैं, मतलब जो चीज़ वास्तव में अप्लाई किया जा सकता है समाज में स्थापना करने के लिए, उस चीज़ को वैज्ञानिक समाजवादी बताते हैं। अब आगे देखते हैं विकासवादी और क्रांतिवादी समाजवादी क्या होता है। तो विकासवादी समाजवादी और क्रांतिवादी, क्रांतिवादी का तो अर्थ से ही आपको पता चल जाएगा कि क्रांतिवादी समाजवाद किस प्रकार होगा। तो विकासवादी समाजवाद के बारे में पढ़ते हैं। समाजवाद आगे विकासवादी और क्रांतिवादी समाजवाद में विभक्त हो गया। अब क्या हुआ, समाजवाद दो भागों में विभक्त हो गया, विकासवादी समाजवाद और क्रांतिवादी समाजवाद। विकासवादी समाजवाद क्रांति में विश्वास नहीं करता, मतलब ये विकासवादी समाजवाद क्या बोलता है कि शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद को प्राप्त करना चाहिए, मतलब देश में या किसी भी राज्य में समाजवाद की स्थापना नहीं हुई तो किस प्रकार समाजवाद को लाया जाए, इस बारे में भी विकासवादियों का सोचना क्या है। ये बोलते हैं कि विकासवादी समाज में क्रांति में विश्वास नहीं रखते, समाजवाद को शांति प्रिय तरीके से प्राप्त करना चाहिए, मतलब समाजवाद को आप करेंगे किस तरीके से, शांति प्रिय तरीके से। विकासवादी समाजवादियों का विश्वास संसदीय प्रजातंत्र में, जैसे कि आप अभी भारत में देखते हैं संसदीय प्रजातंत्र लागू है, उसी प्रकार से ये मानते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन के माध्यम से समाज में विकासवादी समाजवाद के द्वारा समाजवाद लागू हो जाएगा, ठीक है। वे सामाजिक परिवर्तन मतदान के माध्यम से लाना चाहते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, विकासवादी समाजवाद क्रांति का तो सपोर्ट करते नहीं, ठीक है। और सामाजिक परिवर्तन किस माध्यम से लाना चाहते हैं, ये मतदान के माध्यम, मतलब व्यक्तियों के वोटिंग के माध्यम से, व्यक्ति किस प्रकार किस व्यक्ति को वोट देता है उस माध्यम से ये सोचते हैं कि किसी अच्छे व्यक्ति को अगर वोट जाएगा तो वो समाज में परिवर्तन ला सकता है। वे हिंसा को त्यागते हैं, मतलब अहिंसा पर बल देते हैं, जैसे गांधी जी अहिंसावादी थे उसी प्रकार से हिंसा को त्यागते हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये हिंसा युक्त क्रांति के विरोधी हैं, मतलब जो हिंसा युक्त क्रांति है इसका विरोध भी ये करते हैं। ये सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को स्वीकारते नहीं है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व मतलब क्या होता है कि जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो समाजवाद की स्थापना करेंगे, मतलब जो मजदूर वर्ग है वो पूंजीवादी वर्ग के विरुद्ध
समाजवाद का स्थापना करेंगे तो उस वर्ग के जब समाजवाद की स्थापना हो जाएगी तो सर्वहारा वर्ग मतलब मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व होगा, मतलब मजदूर वर्ग का शासन करेंगे, डिक्टेटरशिप करेंगे, मतलब वो ये करेंगे कि समाज में अपना प्रभुत्व बनाए रखेंगे, मजदूर वर्ग मिलकर शासन चलाएंगे और डिक्टेटरशिप चलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से वर्ग युक्त समाज में वर्गहीन समाज को शांतिप्रिय प्रजातांत्रिक मार्क्सवादी परिवर्तन लाना चाहते हैं। अब ये क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन होगा, शांति प्रिय रूप से प्रजातांत्रिक रूप से मार्क्सवाद में परिवर्तन होगा, जिससे समाजवाद का स्थापना होगा। तो इसके कौन कौन से और प्रकार हैं, मतलब विकासवादी समाजवाद को क्या क्या बोला जाता है, और तो इसको फेबियन समाजवाद, जैसा कि भारत का समाजवाद है उसको फेबियन समाजवाद बोला जाता है, गिल्ड समाजवादी बोला जाता है, और प्रजातांत्रिक समाजवाद। ये 3 प्रकार हैं इसके विकासवादी समाजवाद के, फेबियन समाजवादी, गिल्ड समाजवादी और प्रजातांत्रिक समाजवादी। इसके बारे में आप और विस्तार में बाद में आगे जाकर पढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ क्रांतिकारी समाजवाद, वर्ग संघर्ष। अब क्रांतिकारी समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। ये जो विकासवादी समाजवाद थे ये क्या करते थे कि धीरे धीरे परिवर्तन लाना चाहते थे, क्रांति का सपोर्ट नहीं करते थे। अब क्रांतिवादी समाजवाद क्या बोलते हैं कि क्रांति होना चाहिए। दूसरी तरफ क्रांतिवादी समाजवाद, वर्ग संघर्ष, क्रांति तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को में विश्वास रखते हैं। ये क्या बोलते हैं कि अगर समाज में क्रांति हुआ, वर्ग संघर्ष हुआ, तो जिसके माध्यम से सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व मतलब मजदूर वर्ग का शासन रहेगा। क्रांतिवादी ये मानते हैं कि समाज में परिवर्तन किस रूप में होगा, क्रांति के माध्यम से होगा। ये क्रांतिवादी समाजवाद मानते हैं। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन शांतिप्रिय ढंग से नहीं हो सकते। ये बोलते हैं कि अगर आप शांतिप्रिय ढंग से चलेंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, तो आप कभी भी समाजवाद में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनका मानना है कि हिंसात्मक रूप से होना चाहिए परिवर्तन। कैसा होगा? हिंसात्मक रूप से। आप मतलब ये बोलते हैं क्रांतिवादी समाजवाद कि आपको अगर समाजवाद की स्थापना करना है तो हिंसा के माध्यम से आप तुरंत कर सकते हैं समाजवाद की स्थापना। शांतिप्रिय क्रांति में अपने आप में विरोधाभास पैदा करती है। मतलब ये क्या बोलते हैं कि शांतिप्रिय अगर आप क्रांति करते हैं तो वो अपने आप में विरोधाभास पैदा करते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि शांतिप्रिय जो क्रांति कर रहे हैं उनका खुद विरोध करने लग जाते हैं, तो ये उस ढंग से चलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्रांति क्रांति सामाजिक परिवर्तन की दाई है। मतलब ये बोलते हैं कि क्रांति जो है सामाजिक परिवर्तन का मतलब जन्मदाता है। आप सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से करोगे? क्रांति के माध्यम से, ये बोलते हैं। ठीक है, अब इस क्रांति को हिंसात्मक होना चाहिए। ये बोलते हैं कि हिंसात्मक मतलब हिंसा का प्रयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से आप समाज में क्रांति ला सकते हैं। क्रांतिकारी मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के समकक्ष है। मतलब ये वैज्ञानिक समाजवाद जिस टाइम कार्ल मार्क्स ने दिया उसी के समान ये क्रांतिवादी मार्क्सवाद चल रहे थे। ठीक है, समानता समझा जाता है कि श्रमिक संघवाद भी क्रांतिकारी समाजवाद का एक रूप है। मतलब जो श्रमिकों का संघ बना वो क्रांतिकारी समाजवाद का एक रूप है। ये क्रांतिकारी समाजवाद के रूप में जाना जाता है। अब विकासवादी समाजवाद की जड़ें कहाँ से चली? जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारधाराओं में देखने को मिलता है हमको। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी और फ्रेडरिक एंगल्स की विचारधारा थी, वो किसका सपोर्ट करते हैं? विकासवादी समाजवाद का। इन्होंने राज्य को अपने आप समाप्त होने की बात। अब ये क्या बोलते हैं कि जो पूंजीवादी राज्य है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा और समाजवादी राज्य का विकास होगा। ठीक है, विकासवादी समाजवाद के प्रतिपादक ने राज्य को स्वतः विनिष्टता का सिद्धांत दिया। स्वतः विनिष्ट सिद्धांत मतलब राज्य अपने आप नष्ट हो जाएगा और समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, और तर्क दिया कि शांतिप्रिय माध्यम से धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन होगा। इन्होंने क्या तर्क दिया विकासवादी समाजवाद ने कि आप जो समाज में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या होगा? धीरे धीरे होगा समाज में परिवर्तन और इसके माध्यम से समाजवाद की स्थापना होगी। शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जा सकेगी। मतलब ये बोलते हैं कि शांतिप्रिय ढंग से धीरे धीरे रूप से इसकी स्थापना की जा सकेगी। फिर भी विकासवादी समाजवाद के आलोचक, अब आलोचक कौन हो सकते हैं? जो क्रांतिकारी हैं। ठीक है, तो आलोचक क्रिटिसिज्म जिनने किया उन्होंने इस धारणा को स्वीकार नहीं किया।
वे तर्क देते हैं कि राज्य के स्वतः विनाश की विचारधारा सिर्फ समाजवादी राज्य या सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व पर लागू होगा। अब ये क्या बोलते हैं कि राज्य कभी अपने आप नष्ट नहीं हो सकता, आपको क्रांति का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, राज्य के स्वतः विनिष्टता की विनाश की विचारधारा सिर्फ समाजवादी राज्य या सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व पर लागू होता है। मतलब ये बोलते हैं कि आपने अगर समाजवाद की स्थापना कर ली है तो वो राज्य अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर पूंजीवादी राज्य है जहाँ समाजवादी राज्य की स्थापना नहीं हुई है, वहाँ किस प्रकार सुधार होगा, वहाँ क्रांति की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जो आलोचक बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ समाजवादी राज्य है वहाँ तो मतलब शांति से काम बन जाएगा, लेकिन जहाँ पूंजीवादी राज्य है वहाँ आपको क्रांति का सहारा लेना पड़ेगा। राज्य अपने आप नष्ट नहीं होगा, यह स्वतः विनिष्ट नहीं होगा, मतलब राज्य अपने आप नष्ट नहीं होगा, इसे हिंसात्मक क्रांति के द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि हिंसात्मक क्रांति का सहारा लेना जरूरी है। ठीक है, अतः विकासवादी समाजवाद के तर्क में कमी है। ये बोल रहे हैं कि विकासवादी जो सोच रहे हैं उनके तर्क में कुछ कमी है जिनको हम पूरा करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस बारे में हमने ये दो चीज़ देखा। विकासवादी क्या है, जो मानते हैं कि धीरे धीरे रूप से समाज में परिवर्तन होकर समाजवाद की स्थापना होगी। और क्रांतिवादी समाजवाद क्या बोलते हैं कि अगर कोई राज्य पूंजीवादी राज्य है तो उसको अगर आपको समाजवादी बनाना है तो क्रांति का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ के बारे में पढ़ा। तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। काल्पनिक और वैज्ञानिक समाजवाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया पहले, काल्पनिक समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद, इसके बारे में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में मैंने बताया। और एक और क्वेश्चन है, विकासवादी और क्रांतिवादी समाजवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि विकासवादी समाजवाद क्या है और क्रांतिवादी समाजवाद क्या है, इस बारे में हमने अभी देखा। ठीक है, अब मार्क्स के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में अब हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, वर्ग संघर्ष और क्रांति सर्वहारा, इन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।